अब हम चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, सुल्तानपुर में। समर श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। भाई, उत्तर प्रदेश में समर, देखो हर फेज में थोड़ी सीटों पर चुनाव होता चलता चला जा रहा है। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में बड़ी, वहां पर भी एक तगड़ी फाइट हो सकती है अखिलेश यादव और बीजेपी के बीच। आज छठे चरण में आपको क्या तस्वीर दिखती है उत्तर प्रदेश की? सुधीर, देखिए फाइट उतनी बड़ी नहीं है जितना शायद शुरुआत में लग रहा था। जैसा कि आपने कहा, यहां आते आते ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को बहुत सॉलिड एज है कई सीट्स पर, कई फेजेस में। लेकिन कुछ सीट, जैसा कि आप जो बात करते आए हम लोग गढ़ों की, वहां पर जरूर टक्कर है। चाहे वो कांग्रेस के गढ़ रहे हो, चाहे समाजवादी पार्टी के गढ़ रहे हो, वहां का जो चुनाव परिणाम होगा वो काफी दिलचस्प होगा। लेकिन अगर आप बढ़त की बात करें, यूपी में तो शायद बीजेपी कहीं ज्यादा इंडिया अलायंस से आगे फिलहाल चल रही है, जितना आकलन मैं ग्राउंड से कर पाया हूं। इसके अलावा आप सुल्तानपुर की अगर बात कर ले, मेनका गांधी यहां से हैं। हालांकि मेनका गांधी के लिए इतना आसान चुनाव इस बार नहीं है, क्योंकि पिछली बार वो यहीं से 14,000 वोटों से जीती थी। लेकिन इस बार चैलेंज ये है कि सामने समाजवादी पार्टी ने चेहरा खड़ा किया निषाद बिरादरी से, और कुर्मी दे दिया है मायावती ने। तो कहीं ना कहीं चैलेंज मेनका गांधी के लिए भी है। हालांकि यहाँ के लोग उनको माता जी नाम से बुलाते। जब मैं ग्राउंड पर था तो ये चीज मैंने एनालाइज की, और वरुण गांधी के वहां कैंपेनिंग 2 दिन करने से कहीं ना कहीं चीजें उनके फेवर में भी गई हैं। और मेनका गांधी ने, बड़ी बात है, कोई बीजेपी के मुद्दे की वहां बात नहीं की, उन्होंने केवल लोकल मुद्दे उठाए हैं। फिर चाहे वो चीनी मिल का मुद्दा है, तमाम मुद्दे हो। तो सुल्तानपुर का चुनाव तो बेहद दिलचस्प है, देखना होगा कि नतीजे क्या आते हैं। लेकिन ओवरऑल जो आपने सवाल पूछा मुझसे, बीजेपी को यूपी में फिलहाल इंडिया अलायंस के अगर आप मुकाबले की बात करेंगे तो बढ़त जरूर नजर आती है। जरूर, ठीक है। जौनपुर चलते हैं। जौनपुर से हमारे साथ कुमार अभिषेक हैं। तो क्या अभिषेक, आपको भी वही तस्वीर दिख रही है जो सुल्तानपुर से अभी हमें देखने को मिली है? देखिए, निश्चित तौर पर सुधीर जी, ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एज है और अच्छा खासा एज है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कड़ी टक्कर बहुत सारी सीटों पर दिखाई भी दे रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। खास करके जब आप पूर्वांचल में हम इस चुनाव में पहुंचे हैं तो 14 में से 4 सीटें अभी भी समाजवादी पार्टी और बसपा का जो गठबंधन था उसके पास थी। यानी कि बहुत मजबूत गठबंधन पिछली बार हुआ था बसपा और सपा का, लेकिन इस बार वो टूटा है। और जब वो टूटा है तो साफ दिखाई देता है कि जो मायावती का अपना कोर वोटर है वो उनके साथ खड़ा है, ये दिख रहा है। दूसरी तरफ जो बीजेपी का वोटर हुआ करता था या है गैर यादव ओबीसी, उसमें एक सर्टेन टूट दिखाई दे रही है जो सपा की तरफ शिफ्ट हुआ है। उसी तरीके से गैर जाटो दलितों में भी थोड़ी सी टूट दिखाई दे रही है, वो भी सपा की तरफ दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल इसका कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, जैसे जौनपुर की सीट है, बीजेपी हारी थी, यहां पर बसपा जीती थी। इस बार धनंजय सिंह हट गए, इसके बाद ये सीधी लड़ाई में है। यहां पर भी एज लगता है कि बीजेपी को मिल सकता है। इसी तरीके से अगर आप आसपास की सीटों को देखेंगे, खास करके अंबेडकर नगर जो बीजेपी के लिए सालों से मुश्किल भरी सीट रही है, वहां आमने सामने की लड़ाई है। तो जहां कड़ा मुकाबला है वहां बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई है। बहुत सारी सीटों पर बीजेपी को एज है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इस बार के चुनाव में जातिवाद का मुद्दा, इसके अलावा जॉब का मुद्दा, ये काफी ज्यादा हावी दिखाई दिया है। और खास करके अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कैंपेन किया है, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग वो बताया, जाति और जॉब, ये एक नया कॉम्बिनेशन बन रहा है, जाति और जॉब। ये आगे हम प्रदीप जी से पूछेंगे। शशि के पास चलते हैं। बिहार के पश्चिम चंपारण से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि, देखिए समय हमारे पास अब बहुत कम है और समय भागता जा रहा है, तो अब 30 सेकंड में बताइए वहां की स्थिति आज के बारे में, आज पर केंद्रित रहिएगा। देखिए सुधीर जी, आज 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं और मैं ये कह सकता हूं कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो अगर पश्चिम चंपारण या चंपारण के इलाके में जो 3 लोकसभा सीटें हैं वहां पर आपको एक ही तरह के, एक ही रंग के, एक ही कलर के बबल्स देखने को मिलेंगे। ये एक अच्छी बात हो सकती है एनडीए के लिए। लेकिन हाँ, तेजस्वी यादव जिन्होंने बहुत टक्कर दी है, इन 8 सीटों में उनकी उम्मीदें भी हैं और कई जगहों पर लड़ाई इतनी फंसी हुई है सुधीर जी कि तेजस्वी यादव वहां ऐसा मुकाबला दे रहे हैं कि बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए बड़ी मुश्किल है। और आगे जो 8 सीटों पर चुनाव होने, वहां भी तेजस्वी यादव को उम्मीद है। मुझे यही समझ में आया शशि कि मामला वहां पर फंसा हुआ है, इतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए जितना आसान पिछली बार था। झारखंड के रांची से सत्यजीत के पास चलते हैं। सत्यजीत कुमार, आप बताइए झारखंड की स्थिति क्या लग रही है आपको? क्या वहां पर भी फंसा हुआ है मामला? देखिए सुधीर, जिन 4 सीटों पे यहाँ चुनाव हुआ है, उन चारों सीटों पे पिछले बार बीजेपी ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी और डिफरेंस जो था वो बड़ा था, मार्जिन बड़ा था।
50% से ज्यादा वोट जो है बीजेपी प्रत्याशी लेकर आए थे। और इस बार भी ये समझ में आता है कि जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट हुआ इंडिया की तरफ से और उसके अनाउंसमेंट में जो विलंब हुआ, तो तैयारी ही इंडिया ने देरी से शुरू की। ऐसे सूरत में एक आध सीट पे कांटे की टक्कर बेशक है 4 सीटों में, लेकिन बाकी सीटों पे जो फीडबैक आ रहा है वहां ड्राइवर सीट पे दिखती है बीजेपी। ये बताया जा रहा है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये समझ में आ रहा है कि फिर से पिलियन सीट जो है इंडियन के पास है और ड्राइवर सीट जो है वो बीजेपी के पास है। पक्ष जी, में जाते। और अब आखिर में हम चल रहे हैं पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में, जहां इंद्रजीत कुंडू है। आप हमें बताइए आज की बिग पिक्चर, आज पर केंद्रित करके आपको क्या दिखाई दे रही है? बीजेपी को बड़ी उम्मीदें हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में उन्हें पहले से ज्यादा सीटें मिलेंगी। जी देखिए सुधीर जी, जो जैसे प्रदीप जी कह रहे थे कि कांटे की टक्कर, बांग्ला में पश्चिम बंगाल में हम लोग इसको कहेंगे हड्डा हड्डी लड़ाई। काफी दिलचस्प ये लड़ाई है। 8 सीटों में से 5 सीट बीजेपी को खाते में गया था 2019 में और 3 तृणमूल कांग्रेस को मिला था, लेकिन तब शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस में होते थे और उनका जो गढ़ माना जाता है पूर्वी मिदनापुर, वहां का 2 सीट तृणमूल के पास हुआ करता था। इस बार वो बीजेपी में है और उम्मीदें ये लगाई जा रही है कि बीजेपी उन दोनों सीटों को इस बार जीतने में कामयाब होगी। हालांकि ये पूरा जो दक्षिण बंगाल का इलाका है ये तृणमूल का भी गढ़ माना जाता है। और आज अगर मिदनापुर सीट की बात करें तो मिदनापुर सीट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष इस सीट से जीते थे, लेकिन इस बार उनको यहां से दूसरे सीट में शिफ्ट कर दिया गया है, बर्दवान दुर्गापुर, और यहां पे अग्निमित्रा पॉल कैंडिडेट है। और कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदरूनी जो गुटबाजी है उसके चलते लोगों को लगता है कि शायद थोड़ा सा एज मिदनीपुर के इस सीट से इस बार टीएमसी को मिल सकता है। जी, मैं आपको अब यहां रोकूंगा और आखिर में प्रदीप जी के पास जाएगा। प्रदीप जी, आपने हमारे सारे रिपोर्टर्स का विश्लेषण सुन लिया है और आपको ये सुन के ये लगा होगा कि क्लीन स्वीप जैसी तो कोई स्थिति बीजेपी की अभी भी नजर नहीं आ रही है और ऐसी पॉकेट्स हैं जहां पर बीजेपी वैसा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है जहां पिछली बार किया था। ये तो आप मानेंगे? ये मैं बिल्कुल मानूंगा, लेकिन मैंने जैसे बताया कि कहीं पर एक तरफ वेव, कहीं पर एक तरफ वेव और कुछ जगहों पर कांटे की टक्कर। तो जो चुनावी अखाड़े और मैदान है वो समय समय पर समीकरणों के हिसाब से बदलते रहते हैं और यही एक रोचकता रहती है हम सबको जानने की। तो आप ये पाएंगे कि दोनों तरफ से इंडिया और मुझे देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है प्रदीप जी कि कुछ ऐसी बात है जो आपको पता है और हमें नहीं पता है, और इसीलिए आप इतने शांत और इतना मुस्कुरा रहे हैं और बड़े रहस्यमय तरीके से आप बात कर रहे हैं। कुछ ऐसा है जो आप जानते हैं और हम नहीं जानते हैं, तो थोड़ा सा हिंट तो दीजिए। नहीं, मैंने जैसे बताया कि चुनाव आयोग के द्वारा पाबंदी है और मेरा ऐसा मानना है, हमारा एक्सिस माइंड इंडिया में मैं हमेशा जब कोई भी नंबर बोलना चाहते हैं हम या नंबरों के इर्द गिर्द बात करना चाहते हैं तो पक्की करना चाहते हैं। कल के दिन आप ये ना कहना पाए। कोई बड़ा बदलाव आप देखते हैं, छोटा बदलाव देखते हैं, मामूली बदलाव देखते हैं? मैं अभी कुछ भी नहीं देखता, बस मैं ये देखता हूं कि 1 जून और उसकी तैयारी। अब हमारा फूड जो कुक हो रहा है वो आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहा है और हमको अगले सप्ताह आप ही के साथ जुड़ना है और सबको ये बताना है कि देश में किसकी सरकार बन रही है और कैसे बन रही है। जी प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया।